हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि सभी एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है। चलिए देखते हैं क्या कॉमन होता है। फर्स्ट है आपका बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। कह रहे हैं बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, यानी जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं, सभी एसिड और बेस एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस सोल्यूशन का मतलब इनका वाटर में सोल्यूशन बनाइए, एसिड और बेस में वाटर मिलाइए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, तो इन दोनों में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी। सेकेंड है वाइल रिएक्टिंग विथ मेटल्स ऑल द एसिड्स एंड बेसेस गिव्स हाइड्रोजन गैस, यानी जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं, सभी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसको आपको इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था कि एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करके हम ये पता लगाएंगे कि ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है तो क्या वो एसिडिक हैं या नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए पता लगाते हैं। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू चेक ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आर एसिडिक आर नॉट। ठीक है, ऐसे सभी कंपाउंड जो जिसमें हाइड्रोजन होता है तो क्या एसिडिक हैं या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए हमने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में दो हमने नेल्स लगाई हुई है। ठीक है, दो नेल्स लगाई हुई हैं। अब इसको आप देख रहे हैं सर्किट से जोड़ दिया गया है। सर्किट में आपका एक स्विच लगा है, बैटरी है, बल्ब है। यहाँ पे 4 सोल्यूशन लिए गए, HCl, H2SO4, एल्कोहल, ग्लूकोज। ये दोनों आपके एसिड हैं, तीसरा आपका एल्कोहल है, फोर्थ आपका ग्लूकोज है। इन दोनों में भी हाइड्रोजन है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है। एक एल्कोहल का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे C2H5OH, ये भी एक एल्कोहल है, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इन दोनों में ही देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये एसिडिक है या नहीं है, चेक करना है। चलिए परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी हम। तो अब एक सोल्यूशन एक बार में कोई एक सोल्यूशन लीजिएगा। मान लीजिए हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं HCl पे, तो हमने इसमें HCl डिप कर लिया, HCl भर लिया। अब स्विच को ऑन करते हैं यहाँ से। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इसमें। ठीक है, फिर HCl के प्लेस पे हम फिर H2SO4 का सोल्यूशन लेंगे, फिर स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। फिर यही प्रोसेस एल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता है। ठीक है, अब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इससे ये प्रूफ हो गया कि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता हो वो एसिड होते ही हो, क्योंकि जो भी हमारे एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड हमारे H+ देते हैं। HCl आपको जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये H+ और Cl- देगा। H2SO4 को जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये H+ और HSO4- देगा। ठीक है, लेकिन इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं होते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन में ब्रेक नहीं होंगे। इनका जैसे ही एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में डिजॉल्व, जैसे इसमें वाटर मिक्स करेंगे, एसिड में वाटर डालेंगे आप, तुरंत ही आपका एसिड H+ में ब्रेक हो जाएगा। और इसी H+ के फॉर्मेशन के कारण, यानी जो आयंस के फॉर्मेशन के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और एल्कोहल और ग्लूकोज के केस में किसी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी आप लिखा सकते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, एसिड में कौन सा आयन H+, और इसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसी आयंस के फॉर्मेशन के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इन दोनों केस में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ये टूटते ही नहीं है, ये इसी तरह पड़ा रहेगा और ये इसी तरह पड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं। तो जब टूटेगा नहीं तो आयंस बनेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट
नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी इसी आयंस के फॉर्मेशन, यही आयन क्या होते हैं, पूरे सोल्यूशन में रन करते हैं, दौड़ते हैं, इसी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और बल्ब हमारा ग्लो करता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को आप बेस के साथ भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम एसिड की प्लेस पे बेस ले लें, जैसे एक बेस ले लेता हूं मैं NaOH, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे आप तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, तो यानी जितने भी इसमें भी देखिए आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, Na प्लस और OH माइनस बन रहा है। एसिड में भी आयंस का फॉर्मेशन होता है, H प्लस और Cl माइनस बनता है। तो बेस में OH माइनस बनता है और एसिड में H प्लस बनता है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक डिफिनीशन भी है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देंगे और बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं। और इसी H प्लस और OH माइनस आयंस के फॉर्मेशन के कारण ही क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जितने भी एसिड होंगे वो H प्लस देंगे, बेस क्या देंगे, OH माइनस देते हैं। ये पहचान होती है एसिड और बेस की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ, यानी जितने भी एसिड या बेस होते हैं उनको अगर हम वाटर में मिक्स करें तो क्या होगा, क्या होता है जब एसिड और बेस को वाटर में उनका सॉल्यूशन हम बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी हमने प्रूफ करके आपको दिखाया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड, ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता हो वो एसिडिक हो ही। जो H प्लस देंगे, जो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं वही एसिड होते हैं, अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो एसिडिक नहीं होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एसिड और बेस को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए, वाटर में इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या होगा। जैसे एसिड ले लीजिए आप HCl और इसको वाटर में डिसॉल्व करिए तो ये क्या बन जाता है, ये बनेगा आपका H3O प्लस Cl माइनस। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है, H3O ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो H प्लस बना हुआ है ये H प्लस आपका H2O से जुड़ जाएगा, बना देता है H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, यानी आप बता सकते हैं H2O प्लस H प्लस, ये जाके बनता है H3O प्लस, इसी को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। अभी आपको बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देंगे, यानी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको बताया गया कि एसिड क्या देते हैं, H प्लस, और यहाँ पे तो H3O प्लस दे रहा है, H प्लस कहाँ दे रहा है। जनरली इतना जान लीजिए, जो आपका H3O प्लस है इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है, H प्लस से भी दिखाया जाता है। H3O प्लस को हम H प्लस से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो H प्लस निकला था वो इसके साथ जुड़ गया। अब दोनों तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन जनरली H प्लस यानी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस कभी भी एलोन नहीं होता, अकेला नहीं होता है, वो हमेशा H2O के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप कह सकते हैं क्योंकि H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ है, H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में बना है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, लेकिन ब्रेक होते ही H2O के साथ जुड़ गया है, तो निकलता H प्लस ही है, टूटता H प्लस ही है यहाँ से, लेकिन टूटने के बाद जैसे ही टूटता है इससे जाके जुड़ जाता है। तो कहा जाता है कि H प्लस रिलीज होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये H3O प्लस के फॉर्म में पाया जाएगा, रिलीज होगा H प्लस ही। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरीके से, दोनों ही सही है, चाहे H प्लस दिखाइए चाहे H3O प्लस दिखाइए, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं H प्लस कभी भी एलोन सिंगल नहीं रहता, वो हमेशा H3O प्लस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जितने भी एसिड होंगे सभी के साथ ये प्रोसेस होगी, सभी एसिड से H प्लस निकलेगा और वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बेस के साथ क्या होता है, जैसे बेस ले लीजिए आप, इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाइए। बेस लिया आपने, वाटर में मिक्स किया, इसमें सिंपली ये Na प्लस और OH माइनस ही बनता है। बेस के केस में
Na+ बनेगा और OH- बनता है। एसिड के केस में H+ या बोल सकते हैं HCO+ हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये OH क्या है? OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा रहता है, इसको हाइड्रोनियम आयन आप बोलते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग डिफिनीशन है द सब्सटेंस which gives H+ ion in aqueous solution. The substance which gives H+ ion in aqueous solution known as acid, and the substance which gives OH- ion in aqueous solution known as base. ये सब्सटेंस आपका NaOH H2O के साथ यानी एक्वस सोल्यूशन में OH- दे रहा है, बेस हो गया, और ये आपका H+ दे रहा है एक्वस सोल्यूशन में, तो एसिड हो गया। ठीक है, अब बेस को एल्कली भी कहा जाता है। तो किस बेस को एल्कली कहोगे? जैसे आपका ये NaOH है, NaOH आपका वाटर में डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, और जो बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको हम केवल बेस बोलेंगे। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, CuOH का होल ट्वाइस, ये भी बेस है आपका। NaOH भी बेस है आपका, KOH भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेस हैं। अब जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया और MgOH का होल ट्वाइस हो गया, ये ऐसे बेस हैं, ये तीनों ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे तो इन सभी बेस को आप, इन तीनों बेस को आप बोल सकते हो एल्कली या बेस। यानी ऐसे सभी बेस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको आप एल्कली बोल सकते हैं। लेकिन अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? केवल बेस बोलोगे, इसको अल्कली नहीं बोलोगे। ठीक है, अब पूरा ओवरऑल क्या समझे आप? यानी जितने भी अल्कली होते हैं, जितने भी अल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं। सभी अल्कली बेस होंगे लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होंगे, केवल वही बेस अल्कली होंगे जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है डू एसिड्स प्रोड्यूस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि क्या एसिड केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं? क्या एसिड केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस का फॉर्मेशन करते हैं? इसको आपको प्रूफ करना है। इसके लिए एक्टिविटी की गई है आपको एक। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इस टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया गया है, H2SO4 का सोल्यूशन लिया गया है एसिड, और 2 लिटमस पेपर लेना है, 2 ब्लू लिटमस पेपर लेना है, एक आपको ड्राई लेना है और एक आपको वेट लेना है, यानी वाटर लगा रहे उसमें, वाटर में डिप करके एक दूसरा लिटमस पेपर तैयार रखना है। दोनों ही लिटमस पेपर ब्लू हैं, एक ड्राई है एक वेट है। चलिए एक्टिविटी पे आते हैं। पहले आप NaCl लेंगे, उसके बाद ऊपर से आप क्या डालेंगे? धीरे धीरे H2SO4 डालेंगे। अब इस पे टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा के बंद कर देंगे, और इसी कॉर्क से एक डिलीवरी पाइप निकली हुई है आपकी, ये आपकी डिलीवरी पाइप है, बाहर निकाला हुआ है आपने। अब इस डिलीवरी पाइप से क्या निकलेगा आगे? चलिए देखते हैं, रिएक्शन देखिएगा। HCl है, सॉरी H2SO4 है और NaCl है, तो क्या बनेगा हमारा? सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस HCl, ये आपका H+ और HSO4 माइनस में ब्रेक हुआ, और ये Na+ और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, Na+ इससे जुड़ जाएगा और Cl माइनस इससे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, और HCl, या HCl गैस के फॉर्म में निकलेगी। तो इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को मिलाने पे HCl गैस बनेगी, और गैस आपकी इस पाइप से बाहर निकलेगी। ठीक है, और इसी पाइप के बाहर, सॉरी डिलीवरी पाइप के बाहर आप
बारी बारी से एक बार ड्राई लिटमस पेपर लगाएंगे, एक बार वेट लिटमस पेपर लगाएंगे। और ये लिटमस पेपर आपका लगा हुआ है, ब्लू लिटमस पेपर है आपका ये, ठीक है। जब इस पे HCl गैस पड़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा देखेंगे आप। अगर आपका ये ड्राई रहेगा, अगर ये आपका ड्राई लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। HCl गैस इसी पे पास करते रहिए आप, इसका कलर चेंज नहीं होने वाला है। आप जानते हैं जब किसी ब्लू लिटमस पेपर को आप HCl में डालते हैं, किसी एसिड में डालते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं HCl गैस पास कर रहा है इस लिटमस पेपर पे, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू है ब्लू ही रह गया, ठीक है। अगर मैं इसको अब वेट ले लूँ, अब जब मैं इसको वेट लिटमस पेपर ले लूँगा, अब इस पे HCl गैस पास करेंगे, तब देखेंगे इस लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ये आपका ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, दो चीज़ें हैं। जब हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया था तो ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रह गया। जब हमने वेट लिटमस पेपर लिया तब ये ब्लू से रेड हो गया। दो कंडीशन है, ड्राई लिटमस आपका ये ब्लू से रेड, ब्लू से ब्लू में ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर आपने वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया। कब, HCl, यहाँ पे भी आपने HCl गैस ही पास किया हुआ है, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो एक्वस HCl के साथ हुई है। बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ड्राई HCl था, ड्राई HCl, और सेकेंड कंडीशन में आपका HCl आपका वेट था। यानी आप कह सकते हैं कि ड्राई HCl जब आप लिटमस पेपर पे पास करते हैं तब आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब आप वेट लिटमस पेपर पे HCl गैस पास करते हैं तब आयंस का फॉर्मेशन होता है। HCl गैस वाटर से रिएक्शन करेगा और किसके फॉर्म में टूट जाएगा, H+ के फॉर्म में। HCl है आपका, लिटमस पेपर पे वाटर लगा हुआ है और ये ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर लिटमस पेपर ड्राई रहेगा तो यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा आपको। जब वाटर एब्सेंट रहेगा तो HCl ब्रेक ही नहीं होगा, वो HCl के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब HCl वेट लिटमस पेपर पे डालेंगे तब वो वाटर के साथ मिक्स होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करते ही आयंस का फॉर्मेशन देगा H+ और Cl-। और जैसे ही आयंस का फॉर्मेशन होगा आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। और फर्स्ट केस में ड्राई लिटमस पेपर था, ड्राई लिटमस पेपर पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, HCl गैस आपकी ब्रेक नहीं होती है, तो आपका ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं होता है, ब्लू में ही रह जाता है, ठीक है। तो यानी इससे प्रूफ हो गया कि जितने भी एसिड होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं है, यानी वाटर नहीं मिल रहा है आपको, तब वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस एक्सपेरिमेंट से आपका ये प्रूफ होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और जर्नल टॉपिक इसमें बचे रह गए हैं, चलिए देखते हैं इसको हम। चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा है आपका, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। यानी जब हम वाटर में जब हम एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं तब ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। जब किसी एसिड और बेस को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट आपकी इवाल्व होगी, बाहर निकलेगी, यानी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। कहा गया है एसिड को वाटर में बहुत ही धीरे धीरे कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ मिलाया जाता है। जैसे किसी बीकर में आपने वाटर लिया हुआ है, उसमें आप एसिड मिला रहे हैं तो एसिड आप बहुत ही धीरे धीरे स्लोली मिलाइएगा
और एक राड ग्लास से इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहिएगा। मान लीजिए आपका ये बीकर है, इसमें आपने वाटर लिया हुआ है, इसमें आप एसिड मिला रहे हैं, तो क्या करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे आप इसमें एसिड गिराएंगे और गिराते हुए ही आप एक राड ग्लास लेंगे और इस राड ग्लास से इसको स्टिर करते रहेंगे, ठीक है, हिलाते रहेंगे, सोल्यूशन को शेक करते रहेंगे। यही बताया गया है कि द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेट एसिड द हीट जनरेटेड में cause द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट एंड cause बर्न। यहाँ पे आपने देखा कि एसिड को वाटर मिला रहे हैं, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, एसिड को वाटर मिला रहे हैं। अगर हम वाटर को एसिड में मिलाएं, अगर हम इसमें एसिड ले लें और ऊपर से वाटर मिलाएं, तब क्या होगा, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेट एसिड द हीट जनरेटेड, तब जो हीट जनरेट होगी वो में काज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट, तब जो हीट जनरेट होगी उससे आपका जो मिक्सचर है वो आपके ऊपर आ सकता है। इतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है, कि जो मिक्सचर होगा आपका वो तुरंत आपके ऊपर आ सकता है, आपके ऊपर छिट्टा आ सकता है, जिससे आप जल सकते हैं में एंड काज बर्न्स। इसीलिए हमेशा एसिड को वाटर मिलाना चाहिए, ना कि वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे ये जो हीट जनरेट होगी उससे आपका मिक्सचर आपका स्प्लेश आउट हो सकता है, आपके ऊपर आ सकता है। और इससे क्या होता है, जो आपका बीकर है ये भी आपका ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। अब कहा गया मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। जब हम किसी एसिड और बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करेगा ना। जैसे अब अगर हम मिल्क में वाटर मिलाएं तो मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो वही सेम प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, एसिड के केस में H+ यानी H3O+ का, और बेस के केस में किसका कंसंट्रेशन कम होगा, OH- का कंसंट्रेशन कम हो गया। किसी भी एसिड और बेस की जो हार्डनेस होती है वो उसके H+ और OH+ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ पे कम होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। अब हो सकता है अभी तक आपके एसिड के पार्टिकल नज़दीक नज़दीक थे, ये आपका कंटेनर है, इसमें ये आपका इतना एसिड भरा हुआ है। जब इसमें आपने वाटर मिला दिया तो इसका लेवल यहाँ तक पहुँच गया, लेवल यहाँ तक पहुँच गया। अब जो पार्टिकल के बीच की दूरी थी H+ या OH- के बीच की दूरी थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब ये दूर दूर हो जाएंगे ना, तो वही कहा गया है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सब पर यूनिट वॉल्यूम इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया एंड द एसिड और बेस बिकम क्या हो जाएंगे, डाइल्यूटेड। अभी तक कंसंट्रेटेड थे, बाद में आपने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूटेड कर दिया, हल्का कर दिया। और ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। थैंक यू।